So good afternoon everyone. मोस्ट प्रोबेबली आज इलेक्ट्रोस्टैटिक 1 का लास्ट क्लास है और आज हम लोग चैप्टर खत्म करेंगे। कल से न्यू क्लास स्टार्ट होगा, न्यू चैप्टर स्टार्ट होगा जो कि है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ठीक है, इस पूरे चैप्टर में भी क्योंकि चार्ज रेस्ट पे रहेगा, चार्ज में कोई भी मोशन नहीं होगा किसी भी तरह का, इसलिए इसे भी इलेक्ट्रोस्टैटिक 2 कहेंगे। ठीक है, लेकिन ये अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर है, इसलिए इसे अलग चैप्टर से हम लोग पढ़ेंगे, अलग चैप्टर के तौर पे। ठीक है, तो हम लोग इसे इलेक्ट्रोस्टैटिक 2 कहेंगे। ठीक है, पार्ट 2 मतलब पार्ट 1 में जितना पढ़े है उसका नॉलेज हम लोगों को काम आएगा वहाँ पे। ठीक है, और कुछ एक्स्ट्रा बातें सीखेंगे। ठीक है, तो हम लोग कहाँ थे? हम लोग गॉस लॉ का एप्लीकेशन देख रहे थे। 5 एप्लीकेशन था और अब तक हम लोग कितना एप्लीकेशन कर चुके हैं? पहला एप्लीकेशन था पॉइंट चार्ज के लिए हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू फाइंड आउट करना, जो हमने फाइंड आउट किया। दूसरा एप्लीकेशन था लीनियर चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू फाइंड आउट करना, ये भी हम लोग कर चुके हैं। तीसरा एप्लीकेशन था एक प्लेन शीट ऑफ चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू फाइंड आउट करना, ये भी लास्ट क्लास में हम लोग कंप्लीट किए थे। सो मेनली 2 चीज बाकी रह गया है। ठीक है, पहला कि एक चार्ज्ड कंडक्टिंग सरफेस या इसे स्लैब भी कह सकते हैं, स्लैब के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू फाइंड आउट करना, और दूसरा स्फेरिकल चार्ज्ड बॉडी के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू फाइंड आउट करना। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम लोग क्या फाइंड आउट कर रहे हैं पूरे के पूरे एप्लीकेशन में, हर एक एप्लीकेशन में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं, राइट। तो मेनली गॉस लॉ का यूज ही ये है कि हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू अलग अलग एक्सटेंडेड बॉडीज के लिए फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, जो कि पॉइंट चार्ज के लिए सिर्फ हम लोगों का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का डेफिनेशन से बेसिक नॉलेज से हम लोग फाइंड आउट कर रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू, लाइक पॉइंट चार्ज के लिए और डायपोल के लिए किए थे। यहाँ पे अलग अलग टाइप के एक्सटेंडेड बॉडीज के लिए भी हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू फाइंड आउट कर पा रहे हैं बाय यूजिंग गॉस लॉ। ठीक है, क्योंकि ये चैप्टर आज कंप्लीट होगा, आप लोगों को टाइम दिया जाएगा संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ये 4 दिन आप लोग टाइम ले लो अच्छे से। ठीक है, अच्छे से ये चैप्टर को रिवाइज कर लो। थर्सडे को आपका एक टेस्ट होगा। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक 1 से 20 या 25 क्वेश्चन रहेंगे एमसीक्यू। ठीक है, जो अमन सर आप लोगों को सेंड कर देंगे। आप लोगों को ऑनेस्टली सबका को सॉल्व करके आंसर्स लिखना है। ठीक है, जस्ट आंसर्स लिखना है एमसीक्यू का, जस्ट आपको आपका आंसर्स लिखना है, लाइक 1 का ए, 2 का सी, ऐसा कुछ। ठीक है, और आपको आंसर्स फॉरवर्ड करना है। ठीक है, अमन सर को। ठीक है, तो ये होने वाला है। ये टेस्ट कब होगा? थर्सडे को, मोस्ट प्रोबेबली थर्सडे को होगा। आपको 4 दिन का टाइम दिया जा रहा है, ये चैप्टर बहुत अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। ठीक है, एमसीक्यू टेस्ट होगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। तो हम लोगों का जो फोर्थ डेरिवेशन है या फोर्थ एप्लीकेशन है, ठीक है, टाइम लिमिट कितना होगा? 1 घंटे का होगा टेस्ट। ठीक, तो फोर्थ डेरिवेशन जो है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड नियर अ चार्ज्ड कंडक्टिंग सरफेस। ठीक है, अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बोला गया है। ठीक है, लेकिन आपको समझना है क्योंकि बहुत सारे बुक में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को स्पेसिफाई नहीं करेगा, किसी किसी बुक में डायरेक्टली इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा रहेगा। आपको समझना है, अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, लेकिन बाय कॉन्सेप्ट आप जान चुके हो इलेक्ट्रिक फील्ड एक चीज को बताता है और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक फोर्स को बताता है। लेकिन अगर क्वेश्चन दे रहा है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, तो ऑब्वियसली आपको स्पेस तो कैलकुलेट करने नहीं देगा, आपको फोर्स कैलकुलेट करने देना देगा। तो मतलब क्या है कि आपको वहां पे समझना होगा, कहीं कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड भी लिखा रहेगा तो आपको समझना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करने बोला जा रहा है। ठीक है, तो एक स्लैब ले लिए या कंडक्टिंग सरफेस ले लिए। ठीक है, अब कंडक्टिंग सरफेस, इसका मतलब ये पूरा का पूरा सरफेस क्या है? कंडक्टर है। कंडक्टर का एक प्रॉपर्टी आपने पढ़ा, बहुत ही बेसिक प्रॉपर्टी है और बहुत ही शुरुआती टाइम में आपने पढ़ा, लेक्चर जस्ट
जस्ट जब ये चैप्टर स्टार्ट हुआ था। कंडक्टर का ये प्रॉपर्टी था कि कंडक्टर के ऊपर जो चार्ज होता है वो इनसाइड में कभी भी नहीं लाई करते हैं। जैसे कि एक कंडक्टर अगर ये ले, ठीक है, इस पे अगर चार्ज दे दे, अंदर भी दे दे बाहर भी दे, हर तरफ दे दे, तो चार्ज जो अंदर का है वो सरफेस पे आ जाएगा, ठीक है। सो इन एनी कंडक्टर चार्ज ओनली रिसाइड्स ऑन द सरफेस, आउटर सरफेस, ठीक है। चार्ज हमेशा आउटर सरफेस पे लाई करता है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे कि एक कंडक्टिंग सरफेस है, ठीक है, एक कंडक्टिंग सरफेस है जिसके सरफेस पे चार्ज है, ठीक है। तो इस पॉइंट से हम लोग एक्स डिस्टेंस पे एक पॉइंट पी एज्यूम किए और इस पी पॉइंट पे इस कंडक्टिंग सरफेस, चार्ज कंडक्टिंग सरफेस की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है ये हम लोग जानने में इंटरेस्टेड है। और हम लोग ये भी जानते हैं कि ट्रेडिशनल मेथड से जस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डेफिनेशन से हम लोग यहाँ तक ई का वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हम लोग जब शुरुआत में पढ़े तो वो जस्ट पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड था, ठीक है। और यहाँ पे ये एक्सटेंडेड बॉडीज है, ठीक है। एक्सटेंडेड बॉडीज के लिए हम लोग गॉस लॉ का यूज करेंगे, इसलिए ये गॉस लॉ का एप्लीकेशन के अंडर में है, ठीक है। तो एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ का फोर्थ हेडिंग है ये, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड नियर अ चार्ज कंडक्टिंग सरफेस। तो ये डेरिवेशन में आप लोग क्या जानने वाले हो, ये मैंने एक्सप्लेन किया कि ये सरफेस से एक्स डिस्टेंस पे जाके हम लोग एक पॉइंट पी लिए और उसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू कितना है, ठीक है। सेम टाइप का क्वेश्चन इसके पीछे वाले सरफेस के लिए भी हो सकता है कि अगर एक्स डिस्टेंस पे जाके यहाँ पे अगर पी पॉइंट को एज्यूम करते तो जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आएगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू यहाँ आएगा, क्योंकि सेम डिस्टेंस एक्स पे जा रहा है, राइट। तो ये किस तरह से हम लोग फाइंड आउट करेंगे? तो सबसे पहले जो दो पॉइंट हम लोगों को मिला, या तो यहाँ पे या तो यहाँ पे, दोनों पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू सेम होगा क्योंकि सेम डिस्टेंस पे है। ये दोनों पॉइंट को कंसिडर करते हुए हम लोग एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे, ठीक है। क्यों क्यों गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे? क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो तो ये बॉडी के रिस्पेक्ट में ये पॉइंट पी एक आउटर पॉइंट है, ठीक है। और सरफेस के बाहर वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं, तो ये काफी मुश्किल हो जाएगा। इलेक्ट्रिक लाइक गॉस लॉ अप्लाई करना है तो हम लोगों को ये पॉइंट लेते हुए जस्ट एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना है, सच दैट हम लोग क्या अप्लाई कर सके, गॉस लॉ अप्लाई कर सके। अब गॉस लॉ अप्लाई करने के लिए जो बेसिक्स आपको पता होना चाहिए वो तो पहला ये पता होना चाहिए कि फ्लक्स क्या होता है। फ्लक्स होता है इंटीग्रेशन ऑफ ई डी है, ई डॉट डॉट प्रोडक्ट असल होता है, ये और एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है। और ये इंटीग्रेशन कैसा होता है? लूप इंटीग्रेशन इसे कहते हैं, या क्लोज्ड लूप इंटीग्रेशन कहेंगे, ठीक है। या किसी किसी बुक में यहाँ पे छोटा सा एस जी लिखा रहता है, सरफेस इंटीग्रेशन, ठीक है। तो ये सब नाम में फंसने का जरूरत नहीं है, जस्ट इंटीग्रेशन है, ठीक है। और दूसरा गॉस लॉ क्या है? ये तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के कॉन्सेप्ट में सीखे थे। गॉस लॉ में सीखे कि यही फ्लक्स किसके बराबर होता है? क्यू इनसाइड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, अगर याद हो तो क्यू इनसाइड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो हम लोग गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया और देखिए ये दोनों पॉइंट को लेते हुआ एक सिलेंडर अगर खींच दे तो वो सिलेंडर क्या होगा? गॉसियन सरफेस होगा, ठीक है। अब इस सिलेंडर के लिए, क्योंकि ये क्लोज्ड सरफेस है, सिलेंडर क्या है? क्लोज सरफेस है। अब इस क्लोज सरफेस में हम लोग गॉस थ्योरम लगा सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, और फाइनली हम लोगों को ई का वैल्यू पता चलेगा, ठीक है। तो गॉस लॉ को यूज करने के लिए सबसे पहले तो इस पॉइंट पी पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये गॉसियन सरफेस ड्रॉ किए। अब इस सरफेस से कितना फ्लक्स बाहर आ रहा है? ऑब्वियसली ये पूरा का पूरा ये जो स्लैब है इससे तो बहुत सा फील्ड लाइंस निकल रहा होगा, राइट। लेकिन सारा फील्ड लाइंस का जरूरत नहीं है, हम लोगों को जस्ट ये चेक करना है कि ये जो गॉसियन सरफेस है, ये सिलेंडर से कितना फील्ड लाइंस बाहर आ रहा है। और ये इस फील्ड लाइंस का मेजर एक पर्टिकुलर एरिया से ये क्या बताता है? ये फ्लक्स को बताता है, राइट। तो हम लोगों को बेसिकली फ्लक्स जानना है कि इस सिलेंडर से कितना फ्लक्स बाहर निकल रहा है। तो टोटल फ्लक्स के लिए हम लोग तीन अलग अलग टाइप का सरफेस देख रहे हैं। पहला तो सरफेस ये है, दूसरा सरफेस ये है, पहला ये सर्कुलर सरफेस, दूसरा ये सर्कुलर सरफेस, और तीसरा ये कर्व सरफेस। अब तीनों सरफेस को हम लोग अलग अलग एरिया ले लिए, राइट।
छोटा छोटा एरिया कट किए हम लोग, जैसे कि पहला सरफेस इसे माने हैं, दूसरा सरफेस ये है और तीसरा ये है। तो यहाँ पे एक छोटा सा डीए अगर कट करेंगे तो डीए का डायरेक्शन आउटवर्ड नॉर्मल इधर और इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन इधर। एंगल कितना होगा सरफेस 1 के लिए, जो हम लोगों को फाई 1 मिलेगा, एंगल क्या होगा 0 होगा। अब यहाँ पे अगर छोटा सा एरिया कट करे तो डीए का डायरेक्शन क्या होगा ये, और इधर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा ये। तो दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे भी फाई 2 के लिए भी हम लोगों को एंगल क्या मिल रहा है 0 डिग्री मिल रहा है, ठीक है। और थर्ड एरिया हम लोग इस कर्व सरफेस पे कहीं पे भी मान सकते हैं, तो कहीं पे भी मान लिए यहाँ पे लिए छोटा सा डी है, तो आउटवर्ड नॉर्मल यहाँ होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री। हम लोग जानते हैं कि जब एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है तो फ्लक्स क्या होता है 0 होता है। क्यों? क्योंकि फ्लक्स क्या होता है ई डॉट डी ए, मतलब ई डी ए कॉस थीटा। जब कॉस थीटा में थीटा का वैल्यू 90 डिग्री आता है तो फ्लक्स क्या हो जाता है 0 हो जाता है। क्यों? क्योंकि cos 90 इज इक्वल टू 0। तो टोटल फ्लक्स इक्वल टू, हम लोग तीनों जगह से छोटा छोटा एरिया काट लिए, कट कर लिए, तो फाई 1 फाई टोटल इक्वल टू फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3 ये लिख दिए। अब एंगल हम लोगों को पता चल गया है, पहला फ्लक्स के लिए मतलब पहला एरिया से फ्लक्स निकालने के लिए ई डी ए कॉस 0, तो कॉस 0 1 होगा। दूसरा से भी मतलब फाई 2 निकालने के लिए भी ई डी ए कॉस 0, तो यहाँ पे भी क्या होगा कॉस 0 1 होगा। और तीसरा के लिए क्योंकि 90 डिग्री का एंगल है तो तीसरा सरफेस से मतलब कि इस कर्व सरफेस से कोई भी फ्लक्स बाहर नहीं आएगा, ठीक है। और जैसा कि आप देख ही सकते हो कि जो ऐसे करके चार्ज ये स्लैब है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे है, तो ये वाला सर्कल से और ये वाला सर्कल से फ्लक्स ऐसे बाहर निकल रहा होगा। लेकिन ये जो कर्व सरफेस है फील्ड का डायरेक्शन तो ऐसे नहीं है जो इससे बाहर निकले, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोगों को समझ में आया कि इसके लिए फ्लक्स 0 हो जाएगा। तो फाइनली मिलेगा क्या, इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए इस सरफेस के लिए और इस सरफेस के लिए, अगेन ई इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए। तो ये क्या हो जाएगा, ई कांस्टेंट है यहाँ पे पॉइंट 1 पे और पॉइंट 2 पे ई का वैल्यू कांस्टेंट है, राइट। तो ई इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, तो डी ए का इंटीग्रेशन ए, अगेन डी ए का इंटीग्रेशन ए। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये जो एरिया ए है ये कौन सा एरिया है, इस स्लैब का एरिया है या इस सर्कल का एरिया है? तो आंसर देना चाहेगा चैट बॉक्स में। जो ये ए है टोटल एरिया, ये कौन सा एरिया है, ये सर्कुलर एरिया है या ये स्लैब का सरफेस एरिया है? जल्दी से बताइए। तो आंसर क्या है कि ऑब्वियसली पहले ये ए कौन सा ए है ये देखने के लिए आप देखोगे कि डी ए कहाँ पे कट किए। अब क्योंकि डी ए यहाँ पे जो कट किए थे फाइव थ्री, इसके लिए तो कैंसिल ही हो गया। डी ए आप यहाँ पे इस सर्कल में छोटा सा डी ए कट किए थे, राइट। तो जब आप इंटीग्रेट करोगे तो ये पूरा सर्कल का एरिया मिल जाएगा आपको, ये पूरा स्लैब का एरिया से कोई मतलब ही नहीं है, राइट। तो ये इस सर्कल का एरिया है। तो आपको क्या मिला, ई ए और ई ए दोनों को ऐड करोगे तो इस साइड तो क्या मिला 2 ई ए। और जो लेफ्ट हैंड साइड है टोटल फ्लक्स क्या होता है अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, यहाँ पे असल में यहाँ ब्रैकेट में लिख देने से ज्यादा अच्छा होता है, आप अपने नोट्स में इंक्लूड कर सकते हैं। ये जो लिखे फाई इक्वल टू क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, आप यहाँ पे ब्रैकेट में लिखोगे गॉस लॉ, ठीक है, गॉस लॉ, ठीक है। क्योंकि गॉस ने कहा है कि टोटल फ्लक्स क्या होता है क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब ये क्यू इनसाइड क्या है, ठीक है, क्यू इनसाइड क्या है ये हम लोगों को देखना है। क्यू इनसाइड मतलब कि इस सरफेस पे देखिए पूरा का पूरा चार्ज हम लोगों को नहीं लेना है, जस्ट ये गॉसियन सरफेस के अंदर में कितना चार्ज है। तो अगर आप ध्यान दोगे तो एक इस साइड में एक छोटा सा डिस्क आपको मिलेगा और एक इस साइड में छोटा सा डिस्क मिलेगा, ठीक है। सिर्फ इस डिस्क में और इस डिस्क में चार्ज है, ठीक है। अब आप में से बहुत कोई आर्ग्यू कर सकते हो कि सर इसके अंदर भी तो चार्ज होगा, राइट। तो मैं उसे एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि आप एक छोटा सा जो सिलेंडर अंदर में दिख रहा है स्लैब के अंदर में, ठीक है, ये, ठीक है। तो ये इसका बाहरी सरफेस है और ये इसका बाहरी सरफेस है, लेकिन ये जो अंदर का थिकनेस है, ये जो अंदर का थिकनेस है यहाँ पे कोई चार्ज नहीं होगा, जस्ट ये डिस्क पे चार्ज होगा और इस डिस्क पे चार्ज होगा। इसका रीजन क्या है,
ये जो स्लैब है ये कंडक्टिंग सरफेस है, और कंडक्टर्स का प्रॉपर्टी है कि जस्ट सरफेस पे चार्ज रहता है, राइट। ये सरफेस और ये सरफेस जस्ट सरफेस पे चार्ज रहेगा। ये तो अंदर वाला पोर्शन हो गया, और अंदर वाले पोर्शन के लिए हाँ, अंदर वाले पोर्शन के लिए क्या हो रहा है, कोई चार्ज नहीं है, तो आपको टोटल एरिया कितना मिल रहा है। एक तो ये एरिया है इस डायरेक्शन का, और दूसरा एरिया तो ये है इस डायरेक्शन का। तो आप अगर ध्यान से देखो, तो क्योंकि ये एक सिलेंडर है, अगर ये एरिया को हमने ए कहा, तो ये भी क्या होगा, ए होगा। और अंदर का यहाँ का जो दो डिस्क होगा, ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, राइट। क्योंकि ये एक सिलेंडर है, सिलेंडर में जितना भी डिस्क कट करो सबका एरिया तो सेम होगा, राइट। तो हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग को ये टर्म पता है, सिग्मा। सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है। ये क्या होता है, सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। एक बार फिर से एक्सप्लेन कर रहे हैं, ये गॉसियन सरफेस है, ये एक डिस्क है, ये एक डिस्क समझ लीजिए, ये एरिया है, ये एरिया है। तो ऑब्वियसली सिलेंडर में ये एरिया और ये एरिया सब बराबर होंगे, राइट। क्योंकि सिलेंडर का बेसिक कॉन्सेप्ट ही तो ये है कि ये बहुत सारे डिस्क से मिलके बना है। आप सिलेंडर कैसे बनाओगे, आपके पास मान लो बहुत सारा 2 रुपए का कॉइन है, ठीक है। आप एक के ऊपर एक कॉइन रखते जाओ, ठीक है। तो आपको क्या मिलेगा अल्टीमेटली, आप 10 15 20 कॉइन रखने के बाद आपको कैसा ज्योमेट्रिकल फिगर मिलेगा, एक सिलेंडर मिलेगा। तो क्या हम बोल सकते हैं कि एक सिलेंडर किससे मिलके बना है, बहुत सारे डिस्क से मिलके बना है, राइट। बहुत सारे डिस्क से मिलके बना है, ठीक है। और सारा का सारा डिस्क का एरिया सेम होगा। आप जो कॉइन रख रहे हो सबका तो सरफेस एरिया सेम है, राइट। तो वही बात है यहाँ पे अगर इस एरिया को आप ए बोल रहे हो, तो ये भी ए होगा और ये भी ए होगा, और इसके पीछे वाले सरफेस का भी एरिया क्या होगा, ए होगा। तो टोटल चार्ज कितना है, अगर टोटल चार्ज को क्यू इनसाइड हम लोग मान लिया है, डिवाइडेड बाय एरिया। अब ये जो चार्ज है क्यू इनसाइड, ठीक है, और ये एरिया कितना है, कितना एरिया में है, एक तो ये एरिया और एक इसके पीछे वाले एरिया। तो ये अगर ए है, ये भी क्या है, ए है, तो टोटल एरिया चार्ज रखने वाला एरिया कितना है। आप आर्ग्यू कर सकते हो सर ये भी तो एरिया, ये भी तो एरिया, तो 4 ए 4 ए क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि यहाँ पे चार्ज नहीं है। चार्ज कहाँ पे है? सिर्फ ये एक सरफेस पे एरिया और इसके पीछे वाले सरफेस पे चार्ज है, राइट। दो सरफेस पे चार्ज है, तो टोटल सरफेस कितना हो गया, ए प्लस ए। तो सिग्मा जो चार्ज पर यूनिट एरिया होता है, तो चार्ज डिवाइडेड बाय एरिया करना है, तो चार्ज क्या है, क्यू इनसाइड मान लिया, और एरिया क्या है, ए प्लस ए 2 है, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा दिखाना चाहूंगा ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि हमने जो इससे पहले डेरिवेशन किया था, जस्ट यहाँ देखिए, इससे पहले वाले डेरिवेशन में हम लोग एक प्लेट लिए थे, बहुत ही थिन प्लेट लिए थे, तो वहां पे जस्ट एक ही सरफेस था, ठीक है। थिन प्लेट में एक ही सरफेस था। यहाँ पे हम लोग सिग्मा इक्वल टू, म्यूट कर लो जिसका भी अनम्यूट हो गया है। हाँ, तो ये मैं दिखा रहा था कि यहाँ पे जो एरिया है, यहाँ पे हम लोग एरिया एक ही लिए, क्योंकि प्लेट जो है वो बहुत ही थिन एज्यूम की है, लेकिन यहाँ पे तो थिकनेस मैटर कर रहा है, तो एक इस साइड का होगा, एक उस साइड का होगा, तो दो एरिया हो जाएगा। यही डिफरेंस है, यहाँ पे चार्ज बाय ए लिखे थे और यहाँ पे चार्ज बाय 2 ए लिखना होगा, एक इस साइड, ठीक है। तो आइए अब यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो ये देख लिया, सिग्मा इक्वल टू क्यू इनसाइड अपॉन 2 ए, तो क्यू इनसाइड कितना हो जाएगा, सिग्मा इंटू 2 है, ठीक है। और ये क्यू इनसाइड को यहाँ पुट किए, ए से ए कैंसिल हो गया और 2 से 2 कैंसिल हो गया, फाइनली ई इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो गया, ई इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो ये डेरिवेशन क्लियर है, करना कुछ नहीं है, जो प्लेट का डेरिवेशन था कुछ कुछ सिमिलर है, जस्ट यहाँ पे डिफरेंस है कि यहाँ पे जस्ट एक सिंगल एरिया था और यहाँ पे डबल एरिया है। तो यहाँ पे हाफ आया था, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट का आधा आया था, और यहाँ पे सिंपली सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट है, ठीक है। जस्ट एरिया का डिफरेंस, देखिए सेम एक्सप्रेशन आया, दिखाई दे रहा है दोनों, ठीक है। तो ये डेरिवेशन कंप्लीट।
अगर कुछ क्वेश्चन होगा तो आप व्हाट्सएप में कभी मैसेज कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट आपको मिल जाता है, नोट्स वगैरह मिल जा रहा है, आप जस्ट उसको पॉइंट करके क्या कर सकते हो, क्वेश्चन कर सकते हो अपना। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, जो फिफ्थ डेरिवेशन है, फाइनल डेरिवेशन फिफ्थ, वो है, फिफ्थ डेरिवेशन क्या है कि एक सॉलिड स्फेयर के ऊपर चार्ज रख दिए। ठीक है, सॉलिड स्फेयर के ऊपर चार्ज रख दिए, और इस स्फेयर के कारण आपको इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग पोजीशन से फाइंड आउट करना है। इस स्फेयर के कारण आपको इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग पोजीशन से फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें बहुत सारा केसेस हो सकता है। क्यों? क्योंकि अगर आपको स्फेयर का कॉन्सेप्ट पता है तो आप जान सकते हो कि टोटल 4 केसेस हो सकता है। ठीक है, और 4 अलग अलग डेरिवेशन हो सकता था, लेकिन एक प्रॉपर्टी, एक सिंपल सा प्रॉपर्टी के कारण हम लोग जस्ट 2 डेरिवेशन करेंगे। सबसे पहले तो टाइप्स ऑफ स्फेयर जानते हैं, बहुत कोई को पता होगा, जिनको नहीं पता है उनके लिए देखिए, स्फेयर 2 टाइप का होता है। ठीक है, पहला होता है हॉलो, ठीक है, दूसरा होता है सॉलिड। हॉलो को हम लोग शेल भी बोलते हैं। ठीक है, मतलब कि उसका बाउंड्री में जस्ट मटेरियल होगा, अंदर से वैक्यूम होगा या एयर होगा, मतलब अंदर से खाली होगा। ठीक है, जैसे फुटबॉल क्या है, हॉलो स्फेयर है या सॉलिड स्फेयर है? फुटबॉल क्या है? फॉलो। स्फेयर है। ठीक है, एक बहुत ही भारी सा मेटल बॉल लो अगर, तो वो क्या है? सॉलिड बॉल है। ठीक है, कौन इरेज कर रहा है? ठीक है, अब जैसा कि मैंने कहा कि स्फेयर 2 टाइप का हो सकता है, एक हॉलो हो सकता है, दूसरा सॉलिड स्फेयर हो सकता है। हॉलो स्फेयर 2 टाइप का हो सकता है, और सॉलिड स्फेयर भी 2 टाइप का हो सकता है। हॉलो स्फेयर 2 टाइप का क्या क्या हो सकता है? एक कंडक्टिंग हो सकता है, एक नॉन कंडक्टिंग हो सकता है। ठीक है, एक कंडक्टिंग हो सकता है, एक नॉन कंडक्टिंग हो सकता है। उसी तरह से सॉलिड स्फेयर भी 2 टाइप का हो सकता है, एक कंडक्टिंग हो सकता है और दूसरा नॉन कंडक्टिंग हो सकता है। ठीक है, एक कंडक्टिंग, दूसरा नॉन कंडक्टिंग, तो टोटल 4 अलग अलग टाइप का स्फेयर मिला। क्या क्या? पहला हॉलो कंडक्टिंग, दूसरा हॉलो नॉन कंडक्टिंग, तीसरा सॉलिड कंडक्टिंग, और चौथा सॉलिड नॉन कंडक्टिंग। तो चारों के लिए अलग अलग डेरिवेशन कर सकते थे, लेकिन लकीली चार्ज का प्रॉपर्टी ये है, एक हॉलो कंडक्टिंग और हॉलो नॉन कंडक्टिंग, ये प्लस सॉलिड कंडक्टिंग, ये तीनों सरफेस का क्या क्या, हॉलो कंडक्टिंग, हॉलो नॉन कंडक्टिंग एंड सॉलिड कंडक्टिंग, ये तीन का सेम प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी क्या है कि अगर आप ये तीन में से कोई एक स्फेयर लिए, क्या, हॉलो कंडक्टिंग, हॉलो नॉन कंडक्टिंग या सॉलिड कंडक्टिंग, ये तीन में से कोई एक स्फेयर लिए और उस पर चार्ज दिए, ठीक है, उस पर चार्ज दिए, तो चार्ज सिर्फ और सिर्फ सरफेस पे लाई करेगा। चार्ज कहाँ पे? सरफेस पे लाई करेगा। तो इसके लिए हम लोग एक डेरिवेशन करेंगे। दूसरा डेरिवेशन होगा, अलग से स्पेशल केस होगा, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग। सॉलिड नॉन कंडक्टिंग का केस अलग है। इसमें आप अगर चार्ज, मतलब नॉन कंडक्टिंग है, सॉलिड है, मतलब अंदर से पूरा का पूरा मटेरियल भरा हुआ है, प्लस क्या है, नॉन कंडक्टिंग है, मतलब कि आप अगर पूरा का पूरा अंदर में कुछ चार्ज दे रहे हो, कुछ इस तरह से अंदर में चार्ज दे दिए, तो ये पूरे के पूरे वॉल्यूम में रह जाएगा। इसका रीजन आप लोग पूछ सकते हो कि सर ऐसा क्यों होता है कि अगर आप इसके अंदर दो तो चार्ज बाहर आ जाएगा, और इसके अंदर दो तो चार्ज क्या हो जाएगा, अंदर आ जाएगा, मतलब पूरे के पूरे वॉल्यूम में एक तरह से स्टिक रहेगा, चिपका रहेगा। इसका रीजन बहुत सिंपल है कि कंडक्टर्स में चार्ज मूव कर सकता है, ठीक है, तो चार्ज क्या होता है, बाहर आ जाता है, ठीक। लेकिन नॉन कंडक्टर हो और सॉलिड हो तो उसके पूरे के पूरे वॉल्यूम में अगर आप चार्ज दो तो जहां पे चार्ज दोगे वहां पे ही चार्ज रह जाएगा। क्यों? क्योंकि नॉन कंडक्टर है, चार्ज तो मोशन कर ही नहीं सकता, राइट। तो ये बेसिक सा डिफरेंस है। तो ये दो डेरिवेशन इस पे डिपेंड करके हम लोग करेंगे। तीन ग्रुप एक साथ है और अकेला एक ग्रुप है, दोनों के लिए हम लोग डेरिवेशन देखेंगे, ठीक है, दोनों ही हमारे सिलेबस में है। तो पहला हेडिंग काफी बड़ा लगेगा, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टिंग शेल। कंडक्टिंग शेल मतलब क्या हुआ, हॉलो कंडक्टिंग। उसके बाद नॉन कंडक्टिंग शेल, इसका मतलब क्या है, हॉलो नॉन कंडक्टिंग। और तीसरा क्या है, सॉलिड कंडक्टिंग। मतलब ये तीनों के लिए सेम डेरिवेशन होगा, तीनों के लिए सेम डेरिवेशन होगा। इसका रीजन क्या है कि आप चार्ज अगर दोगे तो वो सिर्फ सरफेस पे लाई करेगा, ठीक है।
सिर्फ और सिर्फ सरफेस पे चार्ज रहेगा। क्लियर है? तो ये तीनों के लिए एक सिंगल डेरिवेशन करेंगे और सॉलिड नॉन सॉलिड नॉन कंडक्टिंग के लिए अलग से डेरिवेशन होगा। ठीक है, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग के लिए अलग से हम लोग देखेंगे। तो पहले ये देखते हैं। ठीक है, ये चीज को मैंने यहाँ पे लिखा भी है, चार्ज रिसाइड्स ओनली ऑन द सरफेस। ठीक है, ये तीन टाइप के अलग अलग ऑब्जेक्ट के लिए चार्ज सिर्फ और सिर्फ सरफेस पे लाई करते हैं या रिसाइड करते हैं। ठीक है, और जो मैं सेकंड बात बोल रहा था कि फॉर नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर चार्ज रिसाइड्स एवरीवेयर इनटू द होल वॉल्यूम, पूरे के पूरे वॉल्यूम में चार्ज रह सकता है। ठीक है, लेकिन अगर आप सॉलिड कंडक्टिंग है, ये पूरा सॉलिड है और यहाँ पे अगर एक चार्ज दे रहे हो, ठीक है, कुछ चार्ज अंदर में दे रहे हो, फिर भी वो अंदर में रह नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि कंडक्टर का प्रॉपर्टी है कि कंडक्टर हो अगर और आप अंदर चार्ज दे दो तो अंदर चार्ज नहीं रह पाएगा, ये बाहर आ जाएगा, पूरा का पूरा सरफेस में आके बिखर जाएगा। ठीक है, ये प्रॉपर्टी है, बहुत इंपॉर्टेंट था, आप लोग उतना रियलाइज शायद नहीं कर पाए थे स्टार्टिंग में, लेकिन यहाँ पे यूज हो रहा है तो अब आपको फील करना होगा कि हाँ, ये प्रॉपर्टी सही में बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका यूज यहाँ पे लग रहा है। ठीक है, तो हम लोग का डेरिवेशन कैसा होने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले आप समझ गए कि तीन टाइप को एक ग्रुप में रखे और उसके लिए डेरिवेशन करेंगे। ठीक है, तो हम लोग जस्ट एक ही नाम बोलेंगे, आप समझ जाइएगा। हम नाम दे रहे हैं सॉरी हॉलो कंडक्टिंग, कुछ इस तरह से नाम दे रहे हैं कि हॉलो कंडक्टिंग के लिए डेरिवेशन कर रहे हैं, लेकिन आप समझ जाइए हॉलो कंडक्टिंग भी है, नॉन कंडक्टिंग भी है और सॉलिड कंडक्टिंग, ये तीनों के लिए सेम है। ठीक है, तो हॉलो कंडक्टिंग ले रहे हैं, मतलब सेल ले रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा एक सेल लिए और इसके ऊपर चार्ज दिए, तो चार्ज तो सिर्फ सरफेस पे रहेगा। तो हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू फाइंड आउट करना है ड्यू टू दिस स्फीयर। ठीक है, अब कहाँ कहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं? तीन अलग अलग जगह पे फाइंड आउट कर सकते हैं वैल्यू। सबसे पहले तो इनसाइड वाला पॉइंट हो सकता है, हम लोग यहाँ पे ले, कहीं पे भी एक इनसाइड वाला पॉइंट में ले सकते हैं। दूसरा, एक शहर के आउटसाइड में एक पॉइंट पी मान सकते हैं, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। और लास्टली हम लोग सरफेस पे देख सकते हैं कि इसके सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू कितना है। और अगर हम लोगों को इनसाइड, सरफेस और आउटसाइड ई का वैल्यू पता चल जाए तो इसके लिए हम लोग एक ग्राफ बना सकते हैं, ई वर्सेस आर का। ठीक है, जहाँ पे ये स्टार्ट कहाँ से होगा? सेंटर से होगा। सेंटर से ई कितना वेरी किया, सेंटर में कितना है, उसके बाद कितना है, और उसके बाद फिर जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रहा है, इससे बाहर आ गए सरफेस से, उसके बाद डिस्टेंस बढ़ रहा है, तो ई का वैल्यू बढ़ रहा होगा तो कुछ इस तरह का ग्राफ होगा, घट रहा होगा तो इस तरह का ग्राफ होगा। ठीक है, तो वो लास्ट में देखेंगे। तो सबसे पहले तो डेरिवेशन कर लेते हैं। तो डेरिवेशन में जो एक दो बात आपको अगेन जानना है, मैंने इससे पहले भी कहा कि फ्लक्स का कॉन्सेप्ट जानना है और गॉस लॉ जानना है। तो फ्लक्स का कॉन्सेप्ट क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए, डॉट प्रोडक्ट है और वेक्टर में। ठीक है, और फ्लक्स इक्वल टू, यही फ्लक्स किसके बराबर है? यही फ्लक्स किसके बराबर है? क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये दो पॉइंट बार बार मैं रिमाइंड करा रहा हूँ आप लोगों को, क्योंकि इसी की मदद से सारा का सारा डेरिवेशन हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पहला डेरिवेशन, मतलब इनसाइड आउटसाइड हम लोगों को सब देखना है। सबसे पहला इसमें क्या देखेंगे? इनसाइड देखेंगे। किस तरह से करेंगे? हम लोगों का रूल बहुत ही सिंपल है, जैसे बार बार करते आए वही काम बार बार करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इनसाइड वाले पॉइंट के लिए अगर हम लोगों को देखना है तो ये हम लोगों का स्फीयर है। ठीक है, ये हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर मान लिए, इस पे चार्ज दे दिए। ठीक है, अब इस पे चार्ज जितना भी है, ठीक है, इसके इनसाइड में कोई एक पॉइंट पी लेंगे। अब उस पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर वैल्यू फाइंड आउट करना है हम लोगों को, इस पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू अगर फाइंड आउट करना है तो हम लोगों को इस पी पॉइंट को लेते हुए एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना है। और स्फीयर के लिए गॉसियन सरफेस क्या होगा? स्फीयर के लिए गॉसियन सरफेस एक स्फीयर होगा। तो हम लोग यहाँ पे देखिए डॉटेड लाइन से अंदर में ही छोटा सा स्फीयर बना है। ठीक है, अब इस छोटे से स्फीयर के लिए हम लोग गॉस लॉ अप्लाई करेंगे, और गॉस लॉ अप्लाई करेंगे तो हम लोग फ्लक्स क्या लिखेंगे? फ्लक्स इक्वल टू होता है इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए होता है, राइट, और डी ए का इंटीग्रेशन क्या होगा? ई ए होगा, राइट। और अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ फ्लक्स इक्वल टू क्या होता है? फ्लक्स इक्वल टू होता है क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फ्लक्स इक्वल टू क्या होता है? क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, राइट। अब क्योंकि चार्ज सिर्फ और सिर्फ बाहर है,
अंदर में तो चार्ज नहीं है, यही तो प्रॉपर्टी है जिसका यूज करना है। चार्ज कहाँ है? सिर्फ और सिर्फ सरफेस के बाहर है। अंदर क्योंकि चार्ज जीरो है, तो यहाँ से क्यू इनसाइड का वैल्यू जीरो पुट करके इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना आया? जीरो। अब देखिए ये प्रॉपर्टी को हम लोग चैप्टर 2 में, इलेक्ट्रोस्टैटिक 2 में यूज करेंगे, इसलिए बहुत ही अच्छे से याद रखें कि जहां पे चार्ज जीरो है, एक तरह से ये भी गॉस लॉ है कि अगर चार्ज जीरो है तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड हो ही नहीं सकता। तो क्योंकि इसके इनसाइड में एक हॉलो कंडक्टिंग स्फेयर के इनसाइड में चार्ज का वैल्यू जीरो है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू कितना होगा? जीरो होगा। ठीक है, ये भी एक तरह से लॉ जैसा याद रख सकते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक 2 में इसका यूज करेंगे। ठीक है, मैं आपको रिमाइंड करा दूंगा, ये जगह पे हम लोग पढ़े थे। ठीक है, आप लोग अच्छे से जान लीजिए। कोई दिक्कत है यहाँ पे? कैसे करना है गॉस लॉ अप्लाई? गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर करके। अब धीरे धीरे आई होप आप लोगों को आइडिया हो रहा है कि गॉसियन सरफेस कैसे ड्रॉ कर रहे हैं, कहाँ सिलेंडर लेना है, कहाँ स्फीयर लेना है। ठीक है, धीरे धीरे आप लोग सीख जाओगे कि ऐसे, ये प्रैक्टिस से ही आएगा। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि हम लोग इनसाइड में एक पॉइंट लिए, उस पॉइंट पी पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करने में इंटरेस्टेड थे, तो हम लोग एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ किए और ये वाला कॉन्सेप्ट यूज करके फाइनल देखे कि इनसाइड में तो चार्ज है ही नहीं। इसका मतलब क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है? जीरो है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है? जीरो है। तो अब ये पॉइंट पी कहाँ, कहीं पे भी ले सकते हैं, सेंटर पे, यहाँ पे कहीं पे भी ले सकते हैं। इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा? जीरो होगा, याद रहे। ठीक है, ग्राफ बनाने में ये चीज यूज होगा कि जब तक इनसाइड में थे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो था। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? हम लोगों को आउटसाइड में पता करना है। तो आउटसाइड में एक पॉइंट पी लिए। ठीक है, आउटसाइड में हम लोग एक पॉइंट पी लिए। अब उस पी को लेते हुए हम लोग क्या करेंगे? गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे। उस पी को लेते हुए, उस पॉइंट पी को लेते हुए गॉसियन सरफेस यहाँ पे ड्रॉ किए। तो बाहर भी अगर गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे तो कैसे ड्रॉ करेंगे? हम लोग गॉसियन सरफेस पे गाइडलाइंस फॉलो कर रहे हैं, और गाइडलाइंस फॉलो कर रहे हैं इसका मतलब गॉसियन सरफेस भी क्या होगा? स्फेरिकल ही होगा, क्योंकि गाइडलाइंस में कहा गया है कि हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा? सेम होगा। तो एक स्फेरिकल चार्ज के बाहर वाले एक पॉइंट से अगर आपको एक गॉसियन सरफेस, 3D सरफेस ड्रॉ करना है, तो इसके लिए स्फेयर ही होगा। देखिए अगर आप यहाँ पे अगर गलती से क्या कर दो, सिलेंडर ड्रॉ कर दो, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस, तो ये वैलिड ही नहीं है। क्यों? क्योंकि सिलेंडर के अलग अलग पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू अलग अलग हो जाएगा, क्योंकि चार्ज यहाँ पे कैसे डिस्ट्रीब्यूट है? स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, राइट। तो हम लोग ये गॉसियन सरफेस बाहर वाला ड्रॉ किए, और यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ पे पी लिए। अब इस पी पे एक छोटा सा एरिया कट किया डीए, और डीए का डायरेक्शन क्या होगा? आउटवर्ड नॉर्मल। और इस चार्ज के कारण ई का भी डायरेक्शन क्या होगा? उसी डायरेक्शन में होगा। इनफैक्ट आप कहीं पे भी डीए कट करो, यहाँ पे भी डीए कट कर सकते हैं, यहाँ पे भी डीए कट कर लिए। ठीक है, तो इसके लिए बाहर कुछ इस तरह से डीए का डायरेक्शन होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का भी डायरेक्शन ऐसे होगा। अगर यहाँ पे डीए कट किए तो आउटवर्ड नॉर्मल ऐसे होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऐसे होगा। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल कितना है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर का बीच का एंगल कितना है? 0 डिग्री है, राइट। 0 डिग्री है। तो हम लोग यहाँ से डेरिवेशन स्टार्ट करेंगे आउटसाइड के लिए। आउटसाइड के लिए स्मॉल आर का वैल्यू जो है वो रेडियस दैट इज कैपिटल आर से बड़ा होना चाहिए, राइट। तो हम लोग कर रहे हैं फाई इक्वल टू, ये बेसिक फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी है। ये डॉट प्रोडक्ट है, हमेशा याद रखना, क्योंकि एंगल पे डिपेंड करता है। एरिया वेक्टर का एंगल ई से कितना है, ये हम लोगों का डिपेंड करता है फ्लक्स का वैल्यू जब हम लोग लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग देखे एंगल कितना है? 0 डिग्री है। तो ई डी ए कॉस जीरो, ई बाहर गया, डी ए का इंटीग्रेशन क्या हो गया? ए हो गया। अब ये वाला गॉसियन सरफेस का सरफेस एरिया कितना होगा आपको पता होना चाहिए, क्योंकि सेंटर से ये स्मॉल आर डिस्टेंस पे है। तो ई इंटू डी ए का इंटीग्रेशन ए, और एरिया क्या है? गॉसियन सरफेस का एरिया, गॉसियन सरफेस का एरिया क्या है? 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, याद रहे, 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, तो एक साइड तो राइट हैंड साइड में हम लोगों का कैलकुलेशन हो गया। इसी पर्टिकुलर पॉइंट पे हम लोग गॉस लॉ यूज करेंगे, जो फ्लक्स का वैल्यू को हम लोग क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिख देंगे, राइट। क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि दोनों वैल्यू होता है। ये हम लोगों का फ्लक्स का कॉन्सेप्ट से ये सारा वैल्यूज आ गया। अब गॉस लॉ का कॉन्सेप्ट से ये वैल्यू आएगा, दोनों को इक्वेट करके हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। फर्स्ट में लूप इंटीग्रेशन क्यू
नहीं किए, दे सकते हैं वहां पे भी लूप इंटीग्रेशन दे सकते हैं, लेकिन जनरली लूप इंटीग्रेशन उस सारे जगह पे करते हैं जहाँ पे क्लोज सरफेस होता है। ठीक है, क्लोज सरफेस होता है। आप जैसे एक स्फेरिकल बॉडी लिए तो वो एक क्लोज सरफेस है, 3D सरफेस है, तो लूप इंटीग्रेशन लिखना रेलेवेंट है। लेकिन एक डिस्क के लिए लूप इंटीग्रेशन का कोई जरूरत नहीं है। डिस्क का एरिया क्या होता है आपको पता है, डिस्क का एरिया। और वहां पे तो इनफैक्ट एरिया को मेंशन भी नहीं किया क्योंकि एरिया कैंसिल हो गया। क्या हम लोगों के ई के एक्सप्रेशन में एरिया है? नहीं। ठीक है, तो 3D क्लोज्ड बॉडी के लिए लूप इंटीग्रेशन लिखना ज्यादा रेलेवेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन कर लिए, ये हम लोग पहुंच गए और फाइनली इस फ्लक्स को क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिख दिए। अब क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट में क्यू इनसाइड का वैल्यू पता होना चाहिए, तो इससे हम लोग एक लॉजिक लगाए क्योंकि चार्ज कहाँ पे है, इस स्फेयर में है, राइट। और स्फेयर का रेडियस क्या है, कैपिटल आर है। तो हम लोग क्या सिग्मा को बोल सकते हैं, सिग्मा इक्वल टू क्यू इनसाइड, मतलब कि जो भी चार्ज है इस स्फेयर पे डिवाइडेड बाय एरिया कितना होगा, 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर या कैपिटल आर स्क्वायर। कैपिटल आर यहाँ पे तो चार्ज नहीं है, चार्ज तो सॉरी स्मॉल आर यहाँ पे इतना बड़ा अगर लेंगे तो इस पे तो कोई चार्ज नहीं है, चार्ज तो बस स्मॉल आर में, तो स्मॉल आर स्क्वायर हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो अच्छा सॉरी, कैपिटल आर होगा। क्यों? क्योंकि चार्ज कहाँ पे, ये इस स्फेयर में है, राइट। जिस स्फेयर में है उसका एरिया लेना है। तो सिग्मा इक्वल टू, यहाँ से सिग्मा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए। तो यहाँ से क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर होगा। इस क्यू का वैल्यू यहाँ पे पुट किए तो मिला क्या हम लोगों को, सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। अच्छा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि सर चार्ज आउटसाइड होता है, सरफेस पे होता है, तो क्यू इनसाइड क्यों लिए। और क्यू इनसाइड अगर नहीं है तो गॉस लॉ कैसे वैलिड है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्यू इनसाइड कहाँ पे होना जरूरी है, जैसे कि यहाँ पे एक चार्ज लिए, इसके चारों तरफ अगर हम गॉसियन सरफेस ड्रॉ किए तो चार्ज को बोल सकते हैं कि गॉसियन सरफेस के इनसाइड में है, राइट। हाँ, गॉसियन सरफेस के तो इनसाइड में है। उसी तरह से गॉसियन सरफेस तो ये है, और चार्ज कहाँ है, इसके अंदर वाले स्फेयर में। तो इस पे जो भी चार्ज है गॉसियन सरफेस के रिस्पेक्ट में, वो चार्ज क्यू इनसाइड है। सही बात समझिए, इजी है। तो क्यू इनसाइड इक्वल टू यहाँ पे वैल्यू पुट किए और फाइनली कुछ कुछ कट होगा, जैसे 4 पाई कैंसिल हो गया और फाइनली हम लोगों को क्या मिला, फाइनली हम लोगों को ई मिला आउटसाइड, सिग्मा आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर। सिग्मा का वैल्यू अगर पुट करेंगे 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, कैपिटल आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और बहुत ही अमेजिंग सा एक एक्सप्रेशन मिलेगा ई आउटसाइड। वो से डिनोट करें, ई आउटसाइड इक्वल टू आपको मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। अब मैं आपको जस्ट एक एनालॉजी बताना चाह रहा हूँ कि अगर ये चार्ज एक स्फेयर में डिस्ट्रीब्यूट ना होकर जस्ट यहाँ पे सेंटर पे रखा रहता, तो यहाँ से स्मॉल आर डिस्टेंस पे ई का वैल्यू क्या यही आता, यही आता, राइट। मैं बता रहा हूँ कि एक चार्ज स्फेरिकल बॉडी में ना डिस्ट्रीब्यूट होके जस्ट एक पॉइंट पे रखा रहता, और यहाँ से आर डिस्टेंस पे अगर ई का वैल्यू फाइंड आउट करते तो ये क्या मिलता, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर मिलता। सेम वैल्यू तो यहाँ पे भी आ रहा है, सेम वैल्यू तो यहाँ पे भी आ रहा है। देखिए हम लोग सिग्मा का वैल्यू अगर पुट कर दिए, सेम वैल्यू क्या हम लोगों को मिल रहा है, यहाँ पे भी मिल रहा है। क्लियर है? इसका मतलब इट सीम्स दैट whole charge is placed at the center of the sphere। ठीक है, ऐसा लगता है, ये रिजल्ट देख के ऐसा फील हो रहा है कि पूरा का पूरा चार्ज कहाँ पे रखा गया, सेंटर पे रखा गया है। इसके पीछे एक लॉजिक ये भी है कि अगर आप एक स्फेयर से आर डिस्टेंस पे जाके इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हो, तो आर डिस्टेंस पे आपको जाने के बाद ये स्फेयर कैसा दिखाई देगा, जितना डिस्टेंस जाओगे ये जस्ट एक पॉइंट चार्ज जैसा तो दिखेगा, राइट। और पॉइंट चार्ज के लिए क्या होता है, सेम वैल्यू होता है। तो ये याद रखना बहुत आसान है कि स्फेरिकल चार्ज बॉडी के लिए आउटसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू होता है वो पॉइंट चार्ज के वजह से जितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू होता है उतना ही होता है, राइट। दोनों सिमिलर है। ठीक है, तो अगर इनसाइड पता चल गया 0, आउटसाइड पता चल गया कि कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, क्यू क्या है, अगर आप पूछो कैपिटल क्यू है क्या है, तो वो पूरा का पूरा सरफेस पे जितना अमाउंट का चार्ज दिया हुआ है वो क्यू है।
तो आप एक्सप्रेशन को क्यू के टर्म में याद रख सकते हो क्योंकि ये इजी है, या सिग्मा के टर्म में याद रख सकते हो, ठीक है। अब ये अगर पता चल गया तो सरफेस पे फाइंड आउट करना बहुत इजी है। सरफेस पे कैसे फाइंड आउट करेंगे हम लोग? लास्ट क्या है? सरफेस ना। तो सरफेस में क्या पुट कर देंगे कि आर का वैल्यू जो हम लोग बाहर एक्सटेंडेड मतलब एक्सटेंडेड पॉइंट पे बाहर वाले पॉइंट को स्मॉल आर से रिप्रेजेंट किए थे, जब स्मॉल आर का वैल्यू कैपिटल आर के बराबर हो जाएगा तो हम लोग सरफेस वाले पॉइंट पे पहुंच जाएंगे ना। सरफेस पे स्मॉल आर का वैल्यू क्या होगा? जैसे कि इनसाइड में स्मॉल आर का वैल्यू लेस देन आर है, राइट। आउटसाइड में स्मॉल आर का वैल्यू ग्रेटर देन आर है, तभी तो आउटसाइड वाला पॉइंट मिल रहा है। और जब आर इक्वल टू आर होगा तो सरफेस वाला पॉइंट मिलेगा। तो सिंपली ये वाला फॉर्मूला जो हम लोग फाइंड आउट किए, इसमें स्मॉल आर का वैल्यू जब कैपिटल आर दैट इज रेडियस ऑफ स्फीयर पुट करेंगे तो हम लोगों को सरफेस पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू मिल जाएगा। तो हम लोगों को 3 वैल्यू मिला। क्या क्या वैल्यू मिला? क्यू क्या है? ये स्फीयर के ऊपर जितना अमाउंट का चार्ज है वो कैपिटल क्यू से दिखा रहे हैं, ठीक है। तो हम लोगों को क्या मिला? ई इनसाइड क्या मिला? 0। ई आउटसाइड क्या मिला, या ई सरफेस क्या मिला? के क्यू अपॉन आर। और ई आउटसाइड क्या मिला? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे आर का वैल्यू जब कैपिटल आर पुट करोगे तो सरफेस पे मिल जाए, ठीक है। तो वेरिएशन कैसा है? वेरिएबल कौन है? स्मॉल आर ना। तो हम लोग बोल सकते हैं ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, ये बोल सकते हैं ना। लेकिन ये कब वैलिड है? जब आप सरफेस से बाहर निकल जाओ, क्योंकि इनसाइड में तो ई इनसाइड क्या है? 0। तो ई वर्सेस आर का ग्राफ आप बना सकते हैं। ई वर्सेस आर का ग्राफ कैसा होगा? आई होप आप लोग देखते ही समझ जाओगे ई वर्सेस आर का ग्राफ कैसा होगा। देखिए, समझाने के लिए मैंने यहाँ पे एक स्क्वायर ड्रॉ कर दिया है, ठीक है। जब तक आप अंदर रहोगे ई का वैल्यू क्या है? 0 है। जब तक आप स्फेयर के अंदर हो ई का वैल्यू 0 है। जैसे ही सरफेस पे पहुंचे अचानक से ई का एक वैल्यू मिलेगा, और ई एस क्या है? के क्यू अपॉन कैपिटल आर। उसके बाद जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे, जैसे ही बाहर वाला पॉइंट यहाँ पे गए तो स्मॉल आर लिखना होगा, के क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। अच्छा सॉरी, यहाँ पे आर स्क्वायर होगा, तो स्मॉल आर स्क्वायर। अब जैसे जैसे आर का वैल्यू बढ़ रहा है ई का वैल्यू घट रहा है। कैसे घट रहा है? ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर से। तो ये बार बार आप ग्राफ देखे ही हो कि ये कुछ इस तरह का ग्राफ होगा। क्लियर है ये ग्राफ? ठीक है। तो ये था कंडक्टिंग हॉलो एंड नॉन कंडक्टिंग हॉलो एंड कंडक्टिंग सॉलिड, इसके लिए 3 डेरिवेशन, ठीक है। इनसाइड, आउटसाइड एंड सरफेस। उसी तरह से हम लोग लास्ट डेरिवेशन हम लोग करेंगे जो हम लोगों का बच गया है। क्या बचा है? माइंड में सोचिए आप लोग, क्या बचा हुआ है? क्या बचा हुआ है? नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, ठीक है। नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर आपके असाइनमेंट में, असाइनमेंट 3 में क्वेश्चन नंबर 8 जो है, जो ग्राफिकल क्वेश्चन है, उसका आंसर ये है, ठीक है। तो उस ग्राफ में असल में क्वेश्चन यही पूछा है कि ड्रॉ द ग्राफ, मतलब कौन सा ग्राफ सही है सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के लिए ई वर्सेस आर का। तो ये डेरिवेशन का एंड में जो ग्राफ है वही सही आंसर है, ठीक है। ये क्वेश्चन है, इसलिए मैं बार बार रेफर कर रहा था कि आपको लेक्चर में समझा दिया जाएगा असाइनमेंट 3 का क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। तो ये जल्दी से देख लेते हैं यहाँ पे चेंज क्या आएगा। जस्ट क्योंकि ये नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, पूरे के पूरे वॉल्यूम में चार्ज होगा, और क्योंकि पूरे के पूरे वॉल्यूम में चार्ज है, सिग्मा का कोई वैल्यू नहीं है, सिग्मा का यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है। हम लोगों को जरूरत क्या होगा? रो का, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ये क्या होता है? चार्ज अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। अब आपको स्फीयर का वॉल्यूम अगर पता नहीं है तो फिर कुछ किया नहीं जा सकता, ठीक है। स्फीयर का वॉल्यूम आपको पता ही होना चाहिए। तो डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। डेरिवेशन दो तरह से हो सकता है। एक कि पूरा का पूरा वॉल्यूम में जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्म है, मतलब इक्वल अमाउंट का चार्ज हर एक जगह पे रखा हुआ है, ठीक है। और नॉन यूनिफॉर्म के लिए आप डेरिवेशन कर सकते हैं, लेकिन आपके बोर्ड के सिलेबस में ये नहीं है। तो ये नोट्स आपको मिल जाएगा, एक बार आप देख ही सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको खुद से ये देखना है, अगर कुछ प्रॉब्लम हो, समझ में ना आए तो आप एक्स्ट्रा से पूछ सकते हैं, जो लोग जेई का तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। और बोर्ड के सिलेबस में यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। तो हम लोग यही देखेंगे आज की क्लास में।
ठीक है। और बाकी सब के लिए जो लोग भी जेई के सिलेबस कर को फॉलो कर रहे हैं, वो ये भी उनको देखना है, एक बार खुद से देखना है, क्योंकि स्क्रीन पे इतना मतलब इतना ज़्यादा समझा देना ये सारा डिटेल्स थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है। इसलिए आप लोग ये खुद से एक बार देख लें, कुछ भी प्रॉब्लम हो आप लोग कभी भी मैसेज कर सकते हो, ठीक। और सर तो नीट वाले? हाँ, नीट के लिए भी नीट ये वाले? जरूरी नहीं है, नीट के लिए भी ये जरूरी नहीं, ओके। ठीक है। यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से ही क्वेश्चन आएगा। तो देखते हैं इनसाइड पॉइंट के लिए। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इनसाइड पॉइंट के लिए किस तरह से हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो जो बेसिक है, जो बेसिक आपको समझना है वो ये है कि इनसाइड पॉइंट में हम लोग सबसे पहले एक पॉइंट लेंगे। ये पूरा का पूरा स्फेयर है जिसपे चार्ज हर एक जगह पे है, ठीक है, और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो हम लोग किसी भी एक पॉइंट को पी एज्यूम करेंगे और उस पी को लेते हुए गॉसियन सरफेस इनसाइड में ड्रॉ करेंगे, ठीक है। यहाँ पे इनसाइड में गॉसियन सरफेस जो डॉटेड लाइन से आपको दिखाई दे रहा है वो गॉसियन सरफेस है। और फाइनली अब तक जो करते आए हैं वही करेंगे। फ्लक्स का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और उसे इक्वेट किससे करेंगे, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट क्या होगा, जो फ्लक्स का वैल्यू हम लोगों का फाइंड आउट हुआ है, ठीक है। तो वही काम करते हैं। तो फ्लक्स इक्वल टू क्या होगा, इस गॉसियन सरफेस अंदर वाले डॉटेड लाइन वाले गॉसियन सरफेस में फ्लक्स का वैल्यू क्या होगा, ये देखिए, ये डी ए होगा। यहाँ पे एक छोटा सा डी ए लेंगे तो आउटवर्ड नॉर्मल, और ये ई का भी वैल्यू क्या है, सेम डायरेक्शन में बाहर की तरफ होगा, मतलब एंगल क्या होगा, जीरो होगा। तो कॉस जीरो कितना होता है, 1 होता है। तो ई बाहर आ गया, क्योंकि चार्ज क्या है, यूनिफॉर्म है, ई कांस्टेंट होगा एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे हर एक पॉइंट पे ई कांस्टेंट होगा। तो ई बाहर आ गया, डी ए का इंटीग्रेशन क्या होगा, 4, डीए का इंटीग्रेशन ए होगा, और छोटा सा जो आर डिस्टेंस सेंटर पे सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पे, ऐसे ये स्फेयर का रेडियस क्या है, कैपिटल आर हम लोग एज्यूम किए, ठीक है। लेकिन स्मॉल आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट लिए है जो कि कैपिटल आर से छोटा है, तभी इनसाइड पॉइंट मिला है, राइट। तभी इनसाइड का पॉइंट मिला है। उस पॉइंट पे हम लोग गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया, और गॉसियन सरफेस का ये जो डी है, ये गॉसियन सरफेस का एरिया, तो ये क्या हो जाएगा, 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर, ठीक है। अब इसी को इक्वेट किससे करेंगे, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, जो गॉस लॉ से हम लोगों को वैल्यू मिलता है क्यूब इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट से। तो ये इक्वल टू क्या होगा, ये तो दोनों को इक्वेट कर दिए है। और हम लोगों के लिए पास एक छोटा सा चैलेंज ये है कि क्यू इनसाइड को आप रो के टर्म में लिख दो, ठीक है। क्यू इनसाइड को रो के टर्म में कैसे लिखेंगे, देख लीजिए। क्यू इनसाइड को रो के टर्म में किस तरह से लिख सकते हैं, रो इक्वल टू चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम होगा। तो चार्ज तो ये है क्यू इनसाइड, और वॉल्यूम क्या होता है, ये गॉसियन सरफेस का वॉल्यूम जो होगा, ये 3D सरफेस है। तो गॉसियन सरफेस का वॉल्यूम क्या होता है, मतलब स्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई r क्यूब, क्योंकि गॉसियन सरफेस में रेडियस क्या है, स्मॉल आर है, तो स्मॉल आर क्यूब, ठीक है। तो स्मॉल आर क्यूब यहाँ पे लिख दिए, ये चीज स्मॉल आर क्यूब यहाँ लिख दिए। तो क्यू इनसाइड इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो इंटू ये वॉल्यूम हो जाएगा ना, रो इंटू ये वॉल्यूम, ठीक है। तो क्यू इनसाइड का जगह में ये चीज लिख दिए जो यहाँ से हम लोगों को मिला है। और फाइनली हम लोग कैंसिल आउट किए, क्या क्या कैंसिल हुआ, 4 पाई r स्क्वायर, ये सारा चीज कैंसिल हुआ, एक आर यहाँ पे बच गया, और फाइनली हम लोगों को ई इनसाइड मिला, रो r/3 एप्सिलॉन नॉट, रो r/3 एप्सिलॉन नॉट, जहाँ पे रो क्या है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कांस्टेंट, 3 क्या है, कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट क्या है, कांस्टेंट। मतलब इनसाइड में जब तक आप रहोगे तब तक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे वैरी करेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, ठीक है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, मतलब कि जैसे जैसे इनसाइड से बाहर जाते जाओगे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बढ़ता जाएगा, ठीक है। सरफेस पे पहुंच के कितना होगा वो हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो इनसाइड का क्लियर हुआ, ये कैलकुलेशन है जस्ट। आपको लॉ बस इतना याद रखना है कि फ्लक्स का कॉन्सेप्ट से ये कर रहे हैं और गॉस लॉ से ये कर रहे हैं, दोनों को इक्वेट कर रहे हैं, और जो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा नॉलेज ये है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का, इससे इक्वेट करने में मदद मिल रहा है, और रो के टर्म में हम लोगों का आंसर आ रहा है, ठीक है। रो का वैल्यू भी पुट कर सकते हैं तो ये एक्सप्रेशन आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे आउटसाइड। आउटसाइड के लिए गॉसियन सरफेस कहाँ बनाएंगे, आउटसाइड के लिए गॉसियन सरफेस आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर, मतलब कि सरफेस से बाहर वाले के लिए, मतलब कि सरफेस से बाहर वाले एक पॉइंट पे लेना है तो आर का वैल्यू ग्रेटर देन उसका रेडियस होना चाहिए, तभी तो आउटसाइड जा पाएंगे। तो हम लोग ये स्मॉल आर को इतना मान के इस पॉइंट को पी एज्यूम के, यहाँ पे हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू चाहिए, और ये क्या मिलेगा हम लोगों को, ये आउटसाइड मिलेगा, राइट। तो यहाँ से इस पॉइंट को लेते हुए एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ किए, ये गॉसियन सरफेस जो डॉटेड लाइन आपको दिख रहा है, ठीक है।
अब ये गॉसियन सरफेस पे आपको सेम काम करना है, ठीक है। आपको लग रहा होगा कि कितना मेहनत करना पड़ रहा है, लेकिन बस सेम काम करना है। आपको फ्लक्स का कॉन्सेप्ट से फ्लक्स का वैल्यू निकालना है, और उसके बाद गॉसियन सरफेस से फ्लक्स का वैल्यू आपको पता है, दोनों को इक्वेट कर देना है, और इसी बीच आपको ई का वैल्यू कहीं ना कहीं से मिल जाएगा, ठीक है, कैलकुलेशन से। और कैलकुलेशन में मदद कौन करेगा? ये वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्यू अपॉन, ठीक है। तो अब अगर आप आउटसाइड में है, ठीक है, तो सबसे पहले तो इस चीज को मैं समझा देता हूँ कि आप आउटसाइड वाले पॉइंट यहाँ पे हो, मतलब ये पूरा वॉल्यूम में चार्ज कितना है। ऑब्वियसली ये सारा पॉइंट पे तो चार्ज है नहीं, ये तो वैक्यूम है। चार्ज तो बस छोटे से स्क्वायर में, जिसका रेडियस क्या है, कैपिटल आर है, राइट। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगा? क्यू अपॉन 4 बाय मतलब क्यू अपॉन वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 4/3 पाई, कौन सा आर क्यूब? कैपिटल आर क्यूब, मतलब ये स्क्वायर का जो वॉल्यूम है, मतलब रेडियस है, ठीक है। क्योंकि चार्ज तो यहाँ पे नहीं है, चार्ज तो सिर्फ यहाँ पे है, राइट। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या हो जाए? क्यू डिवाइडेड बाय वॉल्यूम किसका? ये चार्ज स्फेयर का, ठीक है। ये वाला वॉल्यूम नहीं लेना है, क्यों? क्योंकि ये सब में तो चार्ज नहीं है, जहाँ चार्ज है जस्ट उसका, ठीक है। तो ये हम लोगों को मिला। यहाँ से चार्ज का वैल्यू पहले से पता करके रखे। अब यहाँ पे सेम काम करना है, ये गॉसियन सरफेस पे एक छोटा सा एरिया डी ए लेंगे, तो ये डी ए का डायरेक्शन हुआ, और ये चार्ज से ऐसे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगा, दोनों के बीच का एंगल अगेन यहाँ पे भी 0 डिग्री बन रहा है। तो फाई थ्रू गॉसियन सरफेस, छोटा सा मेंशन किया हुआ है, गॉसियन सरफेस कितना होगा? ये होगा ई डी ए कॉस 0। तो ई अगेन कांस्टेंट, हर एक पॉइंट पे गॉसियन सरफेस के हर एक पॉइंट पे जाइए, ई का वैल्यू सेम मिलेगा। तो ई का वैल्यू सेम है, तो ई कांस्टेंट है, बाहर आ गया। और डीए का इंटीग्रेशन क्या होगा? ए होगा। अब ये डीए का इंटीग्रेशन जो ए है, ये कौन सा एरिया लोगे आप? डीए जहाँ पे कट किए हो वही वाला एरिया लोगे। डीए कहाँ पे कट किए? गॉसियन सरफेस पे, तो ये गॉसियन सरफेस का एरिया। गॉसियन सरफेस का सरफेस एरिया क्या होता है? 4 पाई r² लेंगे। कौन सा आर लेंगे, छोटा या बड़ा? छोटा आर लेंगे, क्यों? क्योंकि इतना डिस्टेंस पे ये छोटा रेडियस है गॉसियन सरफेस का, ठीक है। छोटा आर क्या है? रेडियस ऑफ गॉसियन सरफेस। तो ये हम लोग को फ्लक्स मिला। और गॉस लॉ तो पहले ही शॉर्टकट आंसर बता चुका है कि फ्लक्स जो भी आप कैलकुलेट करो, जितना भी कॉम्प्लेक्स आंसर है, वो इक्वल टू होगा क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट से। अगेन क्यू इनसाइड क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि गॉसियन सरफेस के लिए ये जो चार्ज क्यू है वो इनसाइड पॉइंट है, राइट, इनसाइड में रखा हो गया है, सरफेस के अंदर है, और गॉसियन सरफेस तो इमेजिनरी है, ठीक है। तो क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन, दोनों को इक्वेट करें, इतना इक्वल टू इतना, इक्वेट करेंगे, और फाइनली क्यू इनसाइड का वैल्यू देखिए, इसका जगह में फाइव का जगह में ये रख देंगे, और क्यू इनसाइड का जगह में ये रख देंगे, यहाँ से रो के टर्म में ये जो मिला है क्यू, दोनों को इक्वेट करेंगे, और फाइनली ई का एक वैल्यू आएगा स्मॉल आर के टर्म में। और जो आउटसाइड ई है वो वेरी क्या कैसे कर रहा है? सब कांस्टेंट है ना, कैपिटल आर क्या है? रेडियस ऑफ स्फीयर है, कांस्टेंट है, रो कांस्टेंट, 3 कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट। सो आउटसाइड में जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है वो कैसे वेरी कर रहा है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, जो डिस्टेंस है सेंटर से लेना है उसका स्क्वायर से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। अगेन अगर यही आर को, स्मॉल आर को आप कैपिटल आर से रिप्रेजेंट कर दो, तो स्मॉल आर इक्वल टू आर ले लो, तो ये जो पॉइंट आउटसाइड में आया था, जब आर इज ग्रेटर देन आर था, जब आर इक्वल टू आर होगा तो ये पॉइंट पी कहाँ पहुंच जाएगा? ये तो सरफेस पे पहुंच जाएगा। पॉइंट पी कहाँ पे पहुंच जाए? सरफेस पे। तो सरफेस पे निकालने के लिए अलग से डेरिवेशन आपको नहीं करना है, हालांकि अलग से भी करोगे, उस सरफेस के ऊपर ही गॉसियन सरफेस लोगे तो आपको क्या मिलेगा? सेम एक्सप्रेशन मिलेगा, लेकिन फिर से डेरिवेशन करने का जरूरत नहीं है, इंटीग्रेशन करके गॉस लॉ अप्लाई करके इक्वेट करके आंसर लाने का जरूरत नहीं है। जस्ट स्मॉल आर का जगह में कैपिटल आर रखेंगे तो हम लोगों को सरफेस में मिल जाएगा। तो सरफेस पे क्या मिलेगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। तो अगेन इस स्फेयर के लिए भी, नॉन कंडक्टिंग स्फेयर के लिए भी हम लोग देख पा रहे हैं कि बाहर वाले पॉइंट के लिए ऐसा फील हो रहा है कि ये चार्ज क्या है? पूरा का पूरा चार्ज एक पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज जैसा लग रहा है। क्यों? क्योंकि आंसर क्या है? ई आउटसाइड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। बोलिए। लास्ट सर, सेकंड लास्ट स्टेप और लास्ट स्टेप दोबारा बताइएगा। हम लोग यहाँ से फ्लक्स का वैल्यू फाइंड आउट किए, और गॉस लॉ से ये फ्लक्स का वैल्यू है, दोनों को इक्वेट किया है, और यहाँ से क्यू इनसाइड का वैल्यू यहाँ से लिखे है, ठीक है। क्यू इक्वल टू रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। सर यहाँ से पुट ये सेकंड लास्ट स्टेप में रो आर क्यूब अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट ये लिखा हुआ कैसे है। आया एग्जैक्टली इसे आप लास्ट एक स्टेप बार पहले ध्यान का से देखो। वो तो आप समझ इसे गया। देखोगे तो सब कैंसिल होके 4 पाई कैंसिल होके ई का वैल्यू कितना आ रहा है? रो आर क्यूब अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर हो रहा है। जब रो का वैल्यू ये पुट करोगे क्यू अपॉन
4/3 पाई आर क्यूब पुट करोगे तो ये आंसर आ जाएगा। जब स्मॉल आर का जगह में कैपिटल आर पुट करोगे तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो सरफेस, अब तीनों डेटा को हम लोग लिखते हैं। पहला इनसाइड में कैसा वेरी किया, इनसाइड में कैसा वेरी किया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, और आउटसाइड में कैसा वेरी किया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। अगर ये दोनों डेटा को लेके हम लोग ग्राफ बनाना चाहे तो ग्राफ कैसा होगा, कुछ इस तरह से होगा। यहाँ पे भी हम लोग एक स्क्वायर खींच सकते हैं, ये चार्ज स्क्वायर है, ठीक है, ये इसका ऐसा है। इनसाइड में क्या है, इससे पहले जो हॉलो का केस में इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, जीरो था, इसलिए नीचे से लाइन स्टार्ट था। लेकिन क्या यहाँ पे जीरो है, नहीं, इनसाइड में भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कुछ ना कुछ है। इसका रीजन क्या है, हॉलो के केस में इनसाइड में चार्ज जीरो था, और सॉलिड नॉन कंडक्टिंग के केस में इनसाइड में चार्ज है, चार्ज जीरो नहीं है। और जहां चार्ज है वहां इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा, ये गॉस लॉ से भी प्रूव हुआ। ठीक है, तो जब तक इनसाइड रहे तब तक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब ऐसे स्ट्रेट लाइन मिला, और इस सरफेस वाला पॉइंट से जैसे जैसे आगे बढ़ना स्टार्ट किया आर के साथ, ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, ऐसा हुआ। मतलब ये तो बार बार ग्राफ बना ही चुके ये ऐसा। तो यही आपका असाइनमेंट 3 का क्वेश्चन नंबर 8 में क्वेश्चन था कि नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फेयर के लिए ई वर्सेस आर का ग्राफ कैसा होता है। ठीक है, तो असल में इतना डेरिवेशन करने के बाद आपको जो वहाँ चार ग्राफ बना हुआ है, चार ग्राफ में से ये वाला आंसर सही है। ठीक है, तो आई होप अब क्लियर हो गया होगा किस तरह से ये आंसर है। काफी लोगों ने पूछा मुझसे कि सर ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन कैसे सही है। ठीक है, तो ये डेरिवेशन के बाद मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा किस तरह से ये वाला ऑप्शन सही है, असाइनमेंट 3 क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों का इलेक्ट्रोस्टैटिक 1 कंप्लीट होता है। हम लोग 5 एप्लीकेशन जान गए गॉस लॉ का। ठीक है, अलग अलग टाइप के एक्सटेंडेड बॉडीज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू हम लोग पता कर पाए। ठीक, और यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक 1 खत्म हुआ। किसी को अगर कुछ पूछना है पूछ सकते हैं। कल से हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक 2 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और आप लोगों के पास 4 दिन का टाइम है। 4 दिन में पूरा का पूरा ये चैप्टर अच्छे से रिवीजन कर लीजिए। एमसीक्यू एग्जाम होने वाला है थर्सडे को मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है, उसके लिए रेडी हो जाइए। किसी को कुछ पूछना है?